वंदे मातरम। हमें उम्मीद है कि जितनी वीडियो अपलोड हो रही है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम एक एक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने हिसाब से समझाते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जो डेवलपमेंट की शुरुआत है, अगर आप कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहले आया इकोनॉमिक ग्रोथ देन डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब डेवलपमेंट की शुरुआत 1936 में जब किन्स की थियरी है, उसी के साथ में हैरोल्ड ने अपनी थियरी को लॉन्च किया टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ में। आप इन सारी चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, और फिर सारी चीज़ें वैसे गवर्न होती हैं। हमने हैरोल्ड की थियरी, जब हम हैरोल्ड का मॉडल पढ़ा रहे थे तभी हमने बताया कि सब चीज़ें कैसी बदलती हैं। अब हमें प्रॉब्लम देखना है इसमें, चूँकि हमने उसमें बता दिया था, सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन फिर भी हमें इसे एक एनालाइज करना है कि किस प्रकार से प्रॉब्लम है। और इसमें हम देखिए, अब बस इस प्रॉब्लम को, जिसे हम फर्स्ट प्रॉब्लम कहते हैं और सेकंड प्रॉब्लम कहते हैं, हम इसको समझा दे रहे हैं। देन यू हैव टू रीड। ओके, आप इस वीडियो को लास्ट में हम स्क्रॉल कर देंगे, आप इसको रीड करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे अगर इम्पोर्टेंट कहें कि हैरोल्ड मॉडल ने कौन सी दो समस्याओं का जन्म दिया, कौन सी दो समस्याओं को बताया जिससे पूरी समाज में, पूरी अर्थव्यवस्था में खलबली मच गई पूरे अर्थशास्त्रियों के बीच, तो वो दो थियरी है, दो प्रॉब्लम है। कौन कौन सी प्रॉब्लम? सबसे पहला, समृद्धि संतुलन की सतत अवस्था की असंभाव्यता। इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड, कलर सॉरी दूसरा कलर ले रहा है। ठीक है, चलिए, समृद्धि संतुलन की सतत अवस्था की असंभाव्यता, अर्थात ये है कि जो समृद्धि का संतुलन है वो सतत नहीं हो सकता। ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है, देखिए, GNGW=GA। ठीक है, ये वाला बता रहा है कि मतलब ये आपस में संतुलन नहीं होते हैं, मतलब कि बराबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? इन्होंने बताया कि जो इसके निर्धारक घटक है ना, वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि जनसंख्या का घटक कोई और होता है, वारंटेड ग्रोथ का कोई और होता है, जो अर्थात वो होता है जो निवेशक होता है। जो वारंटेड ग्रोथ का मतलब अर्थात जो वास्तव में ग्रोथ होनी चाहिए, वो कौन इच्छा करता है? निवेशक, कि हम निवेश करें और हमारा निवेश कई गुना हो, दैट्स वाई हमारा ग्रोथ होगा। तो वो कौन इच्छा कर रहा है? निवेशक कर रहा है। तीसरा है एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ का मतलब जो वास्तव में है, अर्थात जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमने बताया है ना कि हैरोल्ड ने, भले ही कुछ बुराइयां हैं इसमें, लेकिन हमारे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना, उसमें इसी को लागू किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में बताया कि वह एक्चुअल ग्रोथ रेट, और बताया किससे तय होता है? ये तय होता है S/V से। भी क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो। यस क्या है? यस है सेविंग रेशियो ऑफ इनकम, अर्थात आपने जितना भी राष्ट्रीय आय उसमें से कितना बचाया है वो फिर निवेश बनेगा। और फिर जो आपके भी है, अर्थात कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना है, अर्थात आपकी पूंजी कैसी है, टेक्नोलॉजी को बताता है भी कैपिटल आउटपुट रेशियो, अर्थात एक पूंजी लगाने पे उत्पादन कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ग्रोथ क्या है? एक्चुअल ग्रोथ किससे निर्धारित होगा? ये वाला, ये फार्मूला S/V, ग्रोथ इसी से निर्धारित होगा, केवल कल्पना करने से नहीं होगा। और वारंटेड ग्रोथ भी इसी से निर्धारित होगा। देखिए, अभी हमने देखिए जो सारे ग्रोथ है ना, ग्रोथ की थियरी, ग्रोथ का जो फार्मूला है वही है S/V। लेकिन हमें समझाने के लिए कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल, कि अगर मान लीजिए GN है ना, GN = GW=GA है ना, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कि GN के जगह पे जब यहाँ पे S/V लिखा है ना, तो इसके जगह पे नीचे N लिख दिया है। इसका मतलब क्या? ये ग्रोथ किसकी बात कर रहा है? ये नेचुरल ग्रोथ की बात कर रहा है। और GW किसकी बात कर रहा है? बस यहीं पे जब नेचुरल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ के बारे में बताया, तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने बता दिया है कि S/V और उसके साथ साथ W। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वास्तव में कितना ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ का फार्मूला तो यही है। तो ग्रोथ का फार्मूला, लेकिन सिंबल के लिए ये सारी चीज़ें N फिर G और N फिर W फिर E ही लगाया गया है वैसे। ठीक है, सारी थियरी देखिए कब थी, इसमें शायद N से दिखाया गया है। कोई बात नहीं, आप चीज़ों को बस समझिए। देखिए, आप चीज़ों को समझाते वक्त शायद देखिए यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट को इससे दिखाया है S/V से, उसके बाद वारंटेड ग्रोथ रेट को S/V R से दिखाया है, मतलब लास्ट में R हो गया है जो वारंटेड ग्रोथ को बता रहा है।
और तीसरा जो प्राकृतिक समृद्धि दर है ना, उसको इन्होंने जीएन से दिखाया है। सॉरी एक सेकेंड, इन्होंने जीएन से दिखाया है। हाँ, हमने आपको बताया था जो हमने यहाँ पे दिखा है ना कि समृद्धि किसकी, प्राकृतिक, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो जो जीएन है, जीएन अर्थात नेचुरल ग्रोथ, तो नेचुरल ग्रोथ में क्या है, वास्तव में ऐसा फार्मूला होता, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे केवल जनसंख्या को शामिल किया गया, और नेचुरल ग्रोथ में केवल जनसंख्या को शामिल किया गया इसीलिए। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो जनसंख्या है ना वो किससे निर्धारित नहीं होती, वो वेज से निर्धारित नहीं होती, क्योंकि क्लासिकल जो था उसमें बताया गया था कि जनसंख्या वेज से निर्धारित होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जनसंख्या किसी भी वेज से निर्धारित नहीं होती है। और किससे निर्धारित होती है, तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर से निर्धारित होती है, और उसको सिंबल के रूप में इन्होंने बताया कि एन, सिंबल के रूप में क्या बताया, एन, दैट इज जी एन। देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जी एन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू एन, अर्थात ये जो निर्धारित होता है ना, ये वाला, ये एक फैक्टर किससे निर्धारित होता है, एन से। और एन पता है क्या, यहाँ पे एन क्या है, इट इज बायोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पे भले ही ऐसे इक्वल टू लिखा है सर, लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके से इसे व्यक्त कर सकते हैं कि डेल्टा एल अपॉन एल इट इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एन, इस तरीके से इसे लिख लीजिएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इट इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एन। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन में वृद्धि है, क्योंकि आप जानते हैं कि डेल्टा एल अपॉन एल क्या बता रहा है, पॉपुलेशन में वृद्धि किससे निर्धारित होता है, इससे, बायोलॉजिकल फैक्टर एन से। ठीक है, आप जो भी कुछ दिक्कतें हैं आप उसे जैसे जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप पीडीएफ को पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें जो बची हैं वो समझ में आ जाएंगे। चलिए तो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले समझ लिया कि समृद्धि संतुलन की सतत अवस्था असंभाव्यता की समस्या है। इसका मतलब ये है कि जब समृद्धि संतुलन कब होगी, जब ये तीनों जो ग्रोथ रेट है ना, डब्ल्यू, ए और उसके अलावा एन, जब तीनों बराबर होंगे तब जाके होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो तीनों है ना, वो तीनों अलग अलग डिटर्मिनेंट से निर्धारित होते हैं, अलग अलग वेरिएबल से निर्धारित होते हैं। इसीलिए हो सकता है कि कभी काल संतुलन में हो जाए, लेकिन क्या हो सकता है, ये संतुलन में नहीं होते। दैट इज़ फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ हेरोड, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ हेरोड-डोमर मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम इसे ही बोलते हैं, हेरोड का पहला प्रॉब्लम यही है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, समृद्धि संतुलन का अस्थायित्व। इसका मतलब क्या है, सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि समृद्धि संतुलन का अस्थायित्व। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार संतुलन पा गए, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि जी डब्ल्यू इक्वल टू जी एन इक्वल टू जी ए मिल गया, आप इसे सिस्टमेटिक कैसे भी लिख सकते। तो अगर ये मिल भी गया, तो अगर मान लीजिए मिल भी गया ना समृद्धि संतुलन का, लेकिन जैसे ही, और आप जानते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है कि ये मिलता नहीं है। हो सकता है एक आध क्षण के लिए मिले, हो सकता है मतलब कि एक आध क्षण के लिए, मतलब कि हो सकता है 2 महीना 3 महीने के लिए मिले, 5 महीने के मिले, वैसा कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन केवल कुछ समय के लिए मिलेगा, केवल कुछ समय के लिए वैसे मिलेगा आपस में, जी डब्ल्यू इक्वल टू जी एन इक्वल टू जी ए। लेकिन ये जैसे घटेगा, जैसे कि जैसे ही इसमें डिसबैलेंस होगा, असंतुलन होगा, तो पता है क्या होगा, सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें अस्थायित्व होने पे ये या तो अर्थव्यवस्था को इन्फ्लेशन के रूप में ले जाएगा, इन्फ्लेशन के रूप में, या तो डिफ्लेशन के रूप में, या तो मंदी के रूप में ले जाएगा, या तो तेजी के रूप में। और दोनों क्या है, बीओपी को डिस्टर्बेंस करते हैं। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिस्टर्ब करते हैं, अर्थात संतुलन नहीं होने देते हैं। समझ रहे हैं आप। तो अर्थव्यवस्था में दोनों में संतुलन नहीं होता। अगर मुद्रा इन्फ्लेशन में है, मनी इन्फ्लेशन है, तो भी अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं है। अगर मनी डिफ्लेशन है अर्थात मुद्रा संकुचन, तो भी अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं हो पाएगा। और जब संतुलन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, क्योंकि जब संतुलन नहीं होगा तो क्या होगी, एक कष्ट होगा, और कष्ट से संतुलन नहीं होता है। सॉरी लाइट चला गया है। तो चलिए बस यही थियरी है जो सर बताना, तो यही इन्होंने समझाया, यही दूसरा प्रॉब्लम है। ठीक है, बस यही है कि जब जाएगा, अगर वहाँ से विचलन होगी ना, अस्थायित्व की समस्या दूसरा समस्या है, तो अगर वहाँ से विचलन होगी भी तो क्या होगा, या तो जो लाइट है तो चली गई है, इसीलिए अभी शायद आप लोगों को तो लगभग पूरा स्पष्ट दिख रहा हो, तो आप लोगों को कोई चिंता नहीं है, आप समझिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरी समस्या है कि अगर वहाँ से डिस्टर्बेंस हुई तो क्या होगा, या तो मुद्रा क्या हो जाएगी, तेजी में आ जाएगी, या तो मंदी में आ जाएगी, और दोनों अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अब आप इसका क्या करिए, पीडीएफ ले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए, हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि जो हमने बताया है ना वो निचोड़ है इसका। सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स लाइक, अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद है कि वंदे मातरम।